हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत ही शुभ निकली होगी, बहुत एंजॉय किया होगा आपने। अब वापस से अपनी एजुकेशन की जो लाइन है उस पर वापस आते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था इवेल्युएशन के बारे में, व्हाट इज इवेल्युएशन एंड काइंड ऑफ टाइप्स एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट के बारे में, जो कि असेसमेंट के कई प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की या फिर यूपीएचएससी की, जिसमें जनरल स्टडी की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड है उनके लिए भी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। असेसमेंट जो है, असेसमेंट के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार का असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, असेसमेंट जो होता है वो चार प्रकार मुख्य रूप से देखे जाते हैं। एक होता है प्लेसमेंट असेसमेंट, दूसरा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फिर आता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये चार प्रकार हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जो भी टीचिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं या फिर टीचिंग कर रहे हैं, टीचर हैं या लर्नर है या लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, उनको ये चारों ही असेसमेंट के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करने में फर्स्ट जो है प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्लेसमेंट असेसमेंट किसे कहते हैं। अब देखिए, प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है। जैसे मान लेते हैं प्लेसमेंट को जनरली हम बात करते हैं कि किसी का प्लेसमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है या फिर कोई जॉब में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब आपकी एक तरीके से आपका आकलन किया जाता है और आप जिस भी योग्यता के को रखते हैं उस योग्यता के अनुसार आपका प्लेसमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, बच्चे का एक आकलन करता है, एक टेस्ट लेता है और उस टेस्ट के हिसाब से उसको प्लेस किया जाता है कि उसको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। उसका इंस्ट्रक्शनल जो काम चलेगा, इंस्ट्रक्शन लर्निंग वाला प्रोसेस चलेगा, वो कैसे होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं, सपोज कीजिए कि कोई मैथ्स टीचर है जो पढ़ा रही है। आज उसको पढ़ाना है 5 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर उसको मल्टीप्लीकेशन पढ़ाना है। ठीक है, आज सपोज करो उसका ये टारगेट है, तो स्टूडेंट्स को पहले मालूम होना चाहिए कि वो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं या नहीं, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं या नहीं। अगर वो 2 या 3 डिजिट का नहीं जानते हैं तो वो 5 डिजिट का कैसे सीखेंगे। तो टीचर क्या करती है, या पढ़ाने से पहले एक आकलन करती है, बच्चे का एक टेस्ट लेती है जिसमें कि वो 2 और 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन बच्चे को करने के लिए देगी। और अगर बच्चे से बनता है तो फिर वो डिसाइड करेगी कि बच्चे को 5 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे सिखाना है। अब सपोज कुछ बच्चों से 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आ जाता है और कुछ बच्चों से 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन 2 डिजिट का जिनसे आता है उनसे 3 डिजिट का नहीं आता है। तो टीचर क्या करेगी, इन दोनों को प्लेस कर देगी। ये भाई ऐसे हैं जिनको अभी 2 डिजिट तक का ही आता है और ये इनको 3 डिजिट का भी आ जाता है। तो अब वो स्ट्रेटेजी बनाएगी कि कैसे उसको सिखाना है 5 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यूज किया जाता है टू प्लेस इनटू कोर्स लेवल एंड एकेडमिक प्रोग्राम। अब यहाँ पर दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया जाएगा, कोर्स लेवल में और एकेडमिक प्रोग्राम में उसको प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाने की या लर्निंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से ये टेस्ट लिए जाते हैं। तो एक तो हो जाता है रेडीनेस टेस्ट लिया जाए, जिसमें बच्चा रेडी है या नहीं है, उसको तैयार वो पढ़ने के लिए या सीखने के लिए प्रिपेयर है कि नहीं है, उसका टेस्ट लेने के लिए जो फर्स्ट टेस्ट लिया जाएगा प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए रेडीनेस टेस्ट होगा। सेकंड हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा हो जाएगा प्री टेस्ट ऑन कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 3 प्रकार के टेस्ट लेकर बच्चे का प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाता है। क्लियर हुआ आपको कि क्या होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। तो इसको करने के बाद में टीचर्स जो है अपनी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, ताकि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया समझाया जा रहा है उन्हें ठीक तरीके से समझ में आए।
नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो असेसमेंट की प्रोसेस है वो ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर जो ये वाला असेसमेंट है वो उस दौरान किया जाता है जब हम एज अ टीचर बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, उस समय पे ये लिया जाता है। ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है कि भाई इसकी बहुत जरूरी ये होता है कि इसमें ना सिर्फ बच्चे का असेसमेंट होता है बल्कि टीचर का भी असेसमेंट होता है। अगर टीचर कुछ पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है और वो स्टूडेंट तक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एक तरीके से उसकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो भी तो सुधार की के लिए उसको भी जरूरत है ना कि उसको अपनी टीचिंग प्रोसेस को सुधारा जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके का असेसमेंट किया जाता है जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इसके क्या प्रोसेस है, किस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अब आप जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के साथ में क्वेश्चन आंसर कीजिए कि आपको जो कुछ भी आपने पढ़ाया है उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। और इसके बाद में आता है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज। अब सपोज कोई टीचर है जो स्टूडेंट्स को एक्टिविटी करने के लिए दी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत क्विक लर्नर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शाय होते हैं और उनको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, या फिर एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है जिसको सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तो उसको कैसे सिखाया जाए, कैसे समझाया जाए, और ऐसे टीचर को कैसे समझ में आए कि उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करता है, बच्चे को टीचर को चाहिए कि वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बच्चे को ऑब्जर्व करती रहे कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसकी एक्टिविटीज से समझ में आ जाएगा कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट, और इसी को कहा जाता है सेल्फ इवेल्युएशन। मतलब अब उसकी कॉपी उसको ही असेस करने के लिए दी जाए, बच्चे से कहा जाए कि आप अपने आप को खुद अपना असेसमेंट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि क्लासरूम में मान लेते हैं 40 बच्चे हैं, तो ग्रुप बना दिए जाते हैं कि इस ग्रुप में जितने बच्चे हैं वो एक दूसरे की कॉपी को चेक करेंगे या एक दूसरे का जो एक्टिविटीज वाला पोर्शन है उसे चेक करेंगे। तो बच्चा थोड़ा इसमें कंफर्टेबल हो जाता है। अगर उसने जो कुछ भी सीखा है तो वो अपने टीचर के अलावा अपने पेयर्स के, मतलब अपने जो साथ में उसके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में बहुत ही फ्रेंडली डिस्कशन के तहत बात कर सकता है, और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है अपनी क्लास में, क्योंकि वो सीखना समझना चाहता है और अपने अपने साथ वाले लोगों के साथ में अपना, मतलब उसकी कॉपी, उसका सारा सब कुछ, उसका जो सहपाठी है वो चेक करेगा। तो क्या करता है बच्चा, और अच्छे से करने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पर एक पीयर असेसमेंट से बहुत फायदा होता है बच्चे को उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट होता है एग्जिट स्लिप। इसको कहा जाता है एग्जिट टिकट्स भी कहा जाता है। मतलब सपोज आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया, सपोज आपने साइंस में कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया है, जैसे आपने लाइट का पोर्शन पढ़ा दिया है। अब लाइट का पोर्शन जो है या टॉपिक जो है बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है, तो उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में कुछ ऐसी स्लिप्स बच्चे से बनवाई जाती हैं कि आपको इसमें जो कुछ भी नहीं समझ में आया उसके क्वेश्चंस लिखकर आप मुझे दे दीजिए, टिकट के फॉर्म में दे दीजिए, एक कार्ड के फॉर्म में दे दीजिए, ताकि टीचर ये असेस कर सके कि उसके स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आया है, उसको वापस से उसको सिखाया जा सके, कोई और अन्य तरीके से उसको समझाया जा सके। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स वर्क। अब यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है, जैसे सपोज अगर किसी बच्चे को असेस किया गया और उसमें कुछ कमियां मिल रही है तो यहाँ ग्रेड नहीं दिया जाएगा, यहाँ से फीडबैक से काम चल जाता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। फीडबैक से असेसमेंट में अगर हम फीडबैक देते हैं तो एक हमारा एक स्टूडेंट होता है जिसका एक मेंटल स्टेटस होता है, और फीडबैक के बाद उसका डिजायरेबल जो स्टेटस है वो मिल जाता है। मतलब जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसा सिखाना चाहते हैं, बच्चा उस तरीके से सीख लेता है, ठीक है। तो एक डिजायरेबल प्रोसेस तक बच्चा पहुंच जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर असेसमेंट के
में फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का हम एक प्रोसेस और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जरूरत है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, क्या इंपॉर्टेंटली ये रोल अदा करता है। तो पहले तो बात करता है वो आइडेंटिफाई द गैप। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे स्टेप में बच्चे का टेस्ट लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गैप कहाँ पर है, कहाँ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमने कोई भी प्रोसेस पढ़ाई है, मैथ्स में हमने कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं और इसमें बच्चे के दिमाग में कुछ एक चीज है जो नहीं उसके मन में समझ में आ रही है, उसको नहीं उससे इजी हो पा रहा है, तो हमारे पास टीचर के पास जो ये गैप रहता है ना, इस गैप को वो समझ लेती है कि ये गैप है, इसको हमें खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फीडबैक। फीडबैक से क्या होता है कि बच्चे के बारे में एक बहुत ही ऑनेस्ट राय दी जाती है उसके काम के बारे में, और ये होती है समालोचनात्मक व्याख्या। ये नहीं कि सिर्फ आलोचना की जाए, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसको अच्छा भी बोला जाता है, जो खराब है उसको खराब बोल के उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पर बहुत जरूरी होती है कि अगर टीचिंग प्रोसेस चल रही है तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठी है और वो बस टीचर अपनी सिलेबस को कंप्लीट करा रही जा रही है, लेकिन बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है छोटे छोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट से कि बच्चे का जो कहना चाहिए इन्वॉल्वमेंट है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। बच्चे के अंदर जो लर्निंग की प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे आ जाती है बात। तो ये एक तरीके से एक सर्कल है जो सर्कल फॉर्मेटिव असेसमेंट में कंप्लीट होता है। गैप को आइडेंटिफाई करना, फिर फीडबैक देना, फिर स्टूडेंट से इन्वॉल्वमेंट को चेक करना, फिर उसके बाद में लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और इसमें ना सिर्फ बच्चों का असेसमेंट होता है, स्टूडेंट का असेसमेंट होता है, बल्कि टीचर का असेसमेंट भी होता है। अब नेक्स्ट 2 असेसमेंट और जो है वो हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है जैसे डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और प्रॉब्लम्स बताने के बाद जो डॉक्टर होता है वो डायग्नोस करता है कि हमें एक्चुअल में क्या बीमारी हुई है या फिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, अगर उसको नहीं समझ में आता है तो वो क्या करता है, कुछ टेस्ट करता है, उस टेस्ट के बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है कि किस वजह से मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये डायग्नोस की एक प्रोसेस है। वही प्रोसेस अपनाई जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी, जिसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में मेनली बच्चे की कई सारी प्रॉब्लम्स की बात की जाती है। जैसे कि मान लेते हैं बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चा लर्न करता है लेकिन भूल जाता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीजों में, या फिर ऐसा होता है कि उनको समझाओ चाहे कितना भी, समझ तुरंत आता है लेकिन वो भूल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जो जिसकी वजह से उनको ये सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में यही किया जाता है कि बच्चे की चाहे तो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे उसके हेल्थ इश्यूज हो, जिनकी वजह से बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कमजोर है, बच्चा पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है, तो इन सारी चीजों को डायग्नोस करने के लिए ये असेसमेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना। ठीक है, अब उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या तो उस बच्चे से ही पूछे जाएंगे, या तो बच्चा जिसके साथ में बहुत अटैच्ड है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं जिसके साथ में वो अटैच्ड है, या फिर उसका कोई एक ऐसा क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ में वो अटैच्ड है, उससे पूछा जाएगा, या फिर उसके कोई टीचर बच्चे का फेवरेट होता है जिसके साथ में बच्चा बहुत आसानी से घुल मिल जाता है, तो उससे पूछे जाएंगे, ताकि उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उस तक पहुंचा जा सके और उसका हल निकाला जा सके। नेक्स्ट आता है क्लोज मॉनिटरिंग।
नेक्स्ट, जैसे क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटरिंग किया जाए कि आखिर वो किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और क्या रीजन है जो इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्लोज मॉनिटरिंग से वो चीजें समझ में आ सकती हैं। इसके बाद में समेटिव असेसमेंट ऑफ प्रीवियस वर्क। अब बच्चा जिस भी क्लास में है उसके प्रीवियस वर्क का समेटिव असेसमेंट चेक किया जाता है। अब वो समेटिव असेसमेंट उसके पहले वाली क्लास जो होती है जिसको पढ़ के वो इस क्लास में आया है उसका देखा जा सकता है कि बच्चे का जो प्री नॉलेज है वो क्या है, किस तरीके से, किस बैकग्राउंड से बच्चा आया है, उसका पहले का जो नॉलेज है वो क्या है, किस तरीके से उसने पहले परफॉर्म किया है ना। तो उससे भी आकलन किया जाता है कि बच्चे का क्या है। एक्चुअली ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो प्रोसेस होती है बच्चे का प्री नॉलेज टेस्ट करने की, कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है जिसकी वजह से उसे जज किया जा सके, उसे चेक किया जा सके, उसका आकलन किया जा सके कि वो किस ग्रुप में जाया जा सकता है, उसको किस तरीके से सिखाया या समझाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। ये समेटिव असेसमेंट एक तरीके की एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोसेस है असेस करने की, जिसको बहुत ही तरीके से यूज किया जाता है, फॉलो किया जाता है इसको। समेटिव का मतलब ही होता है सम अप कर देना, मतलब कोई एक क्लास चल रही है, उस क्लास का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एंड हो गया है अब, तो एंड के टाइम पर उसका असेसमेंट इस तरीके से किया जाए जो कि इंडिविजुअल बच्चे का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पूरी क्लास का होगा, पूरे ग्रुप का होगा, पूरे स्कूल का होगा। इस तरीके से उसका टेस्ट लिया जाए, जिसमें प्रोसेस इस तरीके की होती है। रिटन एग्जामिनेशन होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें या तो ग्रेड दिए जाते हैं या फिर मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे बच्चे का आकलन किया जाता है जो पूरा उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का साल निकला है उसमें उसने क्या किया है। ठीक है, ये तो हो गया समेटिव असेसमेंट का ब्रॉड रूल। ठीक है, लेकिन एक और फॉर्म देखा जाता है। सपोज एक यूनिट कंप्लीट हुई और इस यूनिट के बाद एक टेस्ट लिया जा रहा है जो एंड ऑफ यूनिट या एंड ऑफ चैप्टर लिया जा रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद उसमें मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब जिस तरीके से मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं वो भी एक समेटिव असेसमेंट है, फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो भी समेटिव असेसमेंट है, एनुअल एग्जाम होता है वो भी समेटिव असेसमेंट है, जिसमें समेटिव ली बच्चे का एग्जाम चेक किया जाता है कि उसको किस तरीके से समझ में आया है या फिर नहीं आया है, इसकी जांच की जाती है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि समेटिव असेसमेंट क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव क्या कहलाता है, और प्लेसमेंट असेसमेंट क्या कहलाता है। आई होप यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो मेरा सक्सेसफुल हुआ, और मेरा असेसमेंट आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। अगर कोई भी कमी लग रही है, कहीं पे आपको छूटा हुआ लग रहा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कल से जो मैं कोशिश करूंगी पूरे दिन में 2 वीडियोस लाने की, जिसमें एक मैं लाऊंगी बीएड से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, और दूसरा होगा जनरल स्टडी से रिलेटेड, ताकि आपका दोनों ही काम साइमल्टेनियसली चलता रहे। और अगर जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या टाइमिंग हो सकती है आपकी जिसमें आप बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ सके, उस टाइमिंग में ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपकी रेगुलर प्रोसेस हो सके, रेगुलर आपका कोर्स आगे बढ़ सके। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो प्लीज मुझे इस बताइए कि कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगा, इवनिंग का रहेगा या मॉर्निंग का रहेगा। जिस तरीके से भी आप कहेंगे वैसी ही क्लासेस की टाइमिंग रख दी जाएगी, है ना। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो कितने बजे की टाइमिंग रखी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जनरल स्टडी का भी आएगा, साथ ही साथ में बीएड के लिए भी आएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय।